Welcome back, dear students. This is Aditya Sharma. Today I am going to explain the next topic of chapter How do organisms reproduce for class 10th. लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था वेरियस मोड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें हमने एक्सप्लेन किया था फिजन और टाइप्स ऑफ फिजन। आज के हमारे लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं द सेकेंड मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज द बडिंग। जैसा कि नाम हमारा है बडिंग, बडिंग मीन्स होता है द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द पेरेंट्स इन द फॉर्म ऑफ बड। अगर किसी पेरेंट्स में बर्ड्स का डेवलपमेंट होता है, बर्ड्स मीन्स होता है आउट ग्रोथ। सपोज कीजिए दैट इज द पेरेंट, ये हमारा कोई पेरेंट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अगर इस पेरेंट ऑर्गेनिज्म की बॉडी पर एक प्रोजेक्शन और आउट ग्रोथ, दैट इज द आउट ग्रोथ और ऑल्सो नोन एज प्रोजेक्शन, इसी को हम बेटा प्रोजेक्शन कहते हैं। तो जब किसी पेरेंट की बॉडी पर किसी आउट ग्रोथ या फिर प्रोजेक्शन का डेवलपमेंट होता है और ये आउट ग्रोथ और प्रोजेक्शन एक न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाता है, और जब ये न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाएगा, दैट मीन आफ्टर मैच्योरेशन इट सेपरेट फ्रॉम द पेरेंट्स एंड स्पेंड देयर इंडिविजुअल लाइफ। तो आप देख रहे हैं बेटा, यहाँ पर ये हमारा ऑर्गेनिज्म था जिस पर एक आउट ग्रोथ का डेवलपमेंट हुआ। ये आउटग्रोथ तब तक नरिशमेंट ऑब्टेन करेगी पेरेंट्स से जब तक कि ये पूरी तरीके से फुल्ली मैच्योर्ड ना हो जाए। जब ये फुल्ली मैच्योर्ड हो जाती है, कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाती है, आफ्टर इट सेपरेट फ्रॉम द पेरेंट्स बॉडी, ये पेरेंट्स की बॉडी से सेपरेट हो जाती है और सेपरेट होने के बाद अपना इंडिविजुअल लाइफ स्पेंड करना स्टार्ट कर देती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये हमारा पेरेंट ऑर्गेनिज्म है, पेरेंट है, और ये हमारा न्यू ऑर्गेनिज्म है। तो यहां पर आप देख रहे हैं बेटा थोड़ा सा क्या कि जो न्यू ऑर्गेनिज्म है मींस ऑफ स्प्रिंग का जो प्रोडक्शन होता है वो हमारे बर्ड्स के फॉर्म में हो रहा है। तो दिस प्रोसेस नोन एज द बडिंग। क्लियर हो जाएगा। बडिंग इज ऑल्सो नोन एज द टोरुलेशन, इसको टोरुलेशन भी कहा जाता है। तो अगर हम इस प्रोसेस को एक्सप्लेन करें तो क्या होगा कि budding is a process, budding is a process, budding process है in which a new organism that is also known as the progeny of spring or young ones, new organism is developed from the parent in the form of projection or also known as outgrowth. This projection is नोन एज, इसी प्रोजेक्शन को हम कहते हैं बेटा बड, नोन एज बड, एंड इट डेवलप ऑन और इनसाइड द पेरेंट ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले आपने देखा बेटा क्या, सबसे पहले तो कोई भी जो पेरेंट्स है उसकी बॉडी की एक्सटर्नल, देखिए अगर आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, इस केस में जो बडिंग की आपकी डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ होती है, ये इसकी सरफेस पर ही होता है, क्योंकि यहाँ पर रीजन है बेटा सिंगल सेल है। सिंगल सेल पर जो भी आपकी ग्रोथ होगी वो एक्सटर्नल रीजन पर होगी, ना कि इंटरनल रीजन पर होगी। लेकिन अगर मल्टी सेलुलर की बात की जाती है, अगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये बडिंग की प्रोसेस होती है, तो देयर आर द दो आपकी टू कंडीशंस यहाँ पर फॉलो होंगी। या तो बड का फॉर्मेशन आउटसाइड द बॉडी होगा
आउटर सरफेस ऑफ द बॉडी होगा या इनसाइड द बॉडी होगा या इंटरनल सरफेस ऑफ द बॉडी होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बडिंग इज अ प्रोसेस in which new organism is developed from the parent in the form of projection or outgrowth। सबसे पहले पेरेंट की बॉडी पर एक आउटग्रोथ या प्रोजेक्शन का डेवलपमेंट होता है, और ये जो प्रोजेक्शन है, इसी प्रोजेक्शन को हमने बड कहा हुआ है। इसी को आगे जाके ये डिवीजन करेगी, थोड़ा सा ग्रोथ करेगी, तो इसको हमने बड कह दिया है। और ये बड क्या है हमारी, इट इज डेवलप ऑन और इनसाइड द पेरेंट ऑर्गेनिज्म। या तो ये बॉडी की सरफेस पर आउटर एक्सटर्नल कंडीशन में या एक्सटर्नल रीजन पर आपकी ग्रो करेगी, या फिर बॉडी के इनसाइड रीजन में ग्रोथ करती है। दूसरा देखिए, अब हमारी बड का डेवलपमेंट हो चुका है, अब क्या करेगी बड हमारी रिपीटेड। अगर सिंगल सेल है तो डिवीजन की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सिंगल सेल है, एक ही सेल को फॉर्म करना है। अगर मल्टी सेलुलर की बात की जाती है तो उसको ग्रोथ करना है, इसको भी सिंगल सेल से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में चेंज होना है। तो यहाँ पर ये जो बड होती है, द सेल्स ऑफ द बड शो द रिपीटेड सेल डिवीजन। ये कई बार डिवीजन करती रहती है, जिससे नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेगा और वो फाइनली ऑर्गेनिज्म की तरह ही अपनी बॉडी को मेंटेन कर लेगा। ये या जो बड है, ये डिवीजन करने के बाद नंबर ऑफ सेल्स को बढ़ाएगा, जिसकी वजह से ये बड फाइनली आपकी मैच्योर्ड होकर उस पेरेंट के ऑर्गेनाइजेशन के सिमिलर ही ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर देगी। तो सेकंड पॉइंट हमारा क्या हो जाता है, द cells of bird show the repeated cell division and finally change into the new organism। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर जो सेल्स हैं बड की, वो लगातार सेल डिवीजन करती रहती हैं, और डिवीजन करने के बाद एक न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाती हैं। थर्ड पॉइंट क्या होगा, जब ये पूरी तरीके से हमारी बड डेवलप हो गई है तो ये अपने पेरेंट्स से सेपरेट हो जाएगी। तो आफ्टर मैच्योरेशन द न्यू ऑर्गेनिज्म separate from the parent body and grow into adult। क्लियर बेटा? तो इस सिंपल सी हमारी प्रोसेस है कि यहां पर सबसे पहले बडिंग वो प्रोसेस होती है जिसमें ऑर्गेनिज्म पर एक आउटग्रोथ का डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। आउटग्रोथ जब हमारी डेवलप होती है, तो अगर सिंगल सेल है तो देयर इज नो नीड फॉर द सेल डिवीजन, यहाँ पर सेल डिवीजन की कोई नीड नहीं है। बट इफ इन केस ऑफ द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, द सेल्स ऑफ द बड शो द रिपीटेड सेल डिवीजन। लगातार सेल डिवीजन होगा, क्योंकि हमें नंबर ऑफ सेल्स को इंक्रीज करना है, और ये नंबर ऑफ सेल्स जब हमारा इंक्रीज होता है तो ये जो सेल्स हमारी डिवीजन के बाद डेवलप होती हैं, दे चेंज इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म, और ये नए ऑर्गेनिज्म में हमारे चेंज हो जाती है। कह सकते हैं एक बेबी हमारे ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाती है। जब ये फाइनली हमारा बेबी ऑर्गेनिज्म या न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाता है, इसके बाद ये बॉडी से सेपरेट हो जाता है पेरेंट्स की, और इंडिविजुअल लाइफ स्पेंड करना स्टार्ट कर देता है। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज द बडिंग और टोरुलेशन। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि सिंगल सेल में तो मान लिया बेटा कि यहाँ पर सेल का क्या हुआ है, फॉर्मेशन हुआ, एक बड का फॉर्मेशन हुआ, एक सेल से दूसरी सेल बनके तैयार हो गई। लेकिन अगर मल्टी सेलुलर में बात की जाती है तो मल्टी सेलुलर में कौन सी ऐसी वो सेल होती है जो कि डिवीजन करने के बाद एक पूरी बॉडी को ऑर्गेनाइज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या कि कौन सी वो सेल है जो कि रिपीटेड सेल डिवीजन करने के बाद उन सब सेल्स को फॉर्म कर सकती है जो कि बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन के लिए जरूरी होती है। जैसा कि हम बात करते हैं कोई भी सिंपलेस्ट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, अगर उसमें बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन होना है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, तो कई टाइप की सेल्स उसमें इन्वॉल्व होती हैं। तो यहाँ पर एक चीज याद रखना है कि बड में जो सेल्स आपकी इन्वॉल्व हुई थी डिवीजन के लिए, उनमें कैपेबिलिटी होती है कि वो डिवीजन करने के बाद जो सेल्स बनाती हैं, नई सेल्स बनाती हैं। तो
तो ये सेल्स आपकी उन सभी सेल्स में चेंज होने की कैपेबिलिटी रखती हैं जो कि उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या होती हैं, जरूरी होती हैं। तो दीज सेल्स आर नोन एज द आर्कियोसाइट और अमीबोसाइट्स और टोटिपोटेंट सेल। तो नेक्स्ट मिल जाता है द सेल्स दैट फॉर्म द ऑर्गेनिज्म इन केस ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यहां पर याद रखिएगा ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो द सेल दैट फॉर्म द ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड आर्कियोसाइट्स, इनको हम आर्कियोसाइट कहते हैं, या अमीबोसाइट, और इन्हीं को कहते हैं टोटिपोटेंट सेल। तीनों एक ही चीजें हैं, चाहे इनको बेटा आर्कियोसाइट कहिए, अमीबोसाइट कहिए या टोटिपोटेंट सेल कहिए, ये तीनों ही सेम काइंड की सेल, एक ही सेल हैं, सिर्फ केवल आपके टर्म्स अलग अलग हैं। तो यही वो सेल होती हैं जो कि डिवीजन करने के बाद कई सारी सेल्स बनाती हैं, और ये सेल्स आपकी उन सेल्स में चेंज होने की कैपेबिलिटी रखती हैं जो कि उस ऑर्गेनिज्म के बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या होती हैं, जरूरी होती हैं। तो ये आपको इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आंसर मिल जाता है यहाँ पर क्वेश्चन का कि आर्कियोसाइट्स, अमीबोसाइट्स और टोटिपोटेंट सेल ही वो सेल होती हैं जो किसी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या कर सकती हैं, बॉडी को ऑर्गेनाइज कर सकती हैं। तो ये आपका अगर किसी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में बडिंग की प्रोसेस हो रही है, तो बडिंग की प्रोसेस हो रही है अगर उसमें, तो उनमें या तो टोटिपोटेंट सेल या आर्कियोसाइट्स या फिर अमीबोसाइट्स जरूर होंगी, हम में नहीं होती हैं। मल्टी सेलुलर जो हायर आपके लेवल के ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनमें टोटिपोटेंट सेल नहीं होती है, आर्कियोसाइट नहीं होती है। जब ये सेल नहीं होती हैं तो मीन्स क्या हुआ, क्या हुआ इसका मीन्स कि उनमें भी बेटा बडिंग की प्रोसेस नहीं होगी। क्लियर है ना। तो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ बडिंग। नाउ अगर हम बडिंग की बात करते हैं तो बडिंग दैट इज फाउंड इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, unicellular organisms, they show the budding process. Example is yeast, that is the fungus, and the some protozoans, and some protozoan also show the budding process. But in case of multicellular organisms, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बड का फॉर्मेशन या तो आउटर सरफेस पर हो सकता है या बॉडी के इनसाइड हो सकता है, ठीक है ना। कहा मैंने बताया बेटा आपको, ऑन और इनसाइड, ठीक है ना। तो इस बेस पर बडिंग भी हमारी टू टाइप की हो जाती है। अगर बॉडी की एक्सटर्नल सरफेस पर बड का फॉर्मेशन होता है, दैट मीन इट इज एक्सोजेनस और also known as the external budding। इसको हम एक्सोजेनस या एक्सटर्नल बडिंग कहते हैं। अगर बड का फॉर्मेशन बॉडी के इनसाइड हो रहा है, इंटरनल सरफेस पर हो रहा है, दैट इज द एंडोजिनस और इंटरनल बडिंग। तो बडिंग भी यहाँ पर बेटा यूनिसेलुलर में सिंपल टाइप की बडिंग होती है, बॉडी की सरफेस पर या सेल की सरफेस पर ही होता है, क्योंकि यहाँ इंटरनल रीजन वाला कोई भी रीजन नहीं होता है। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक्सोजेनस हो सकती है, आउटसाइड भी हो सकती है और इनसाइड भी होती है। नाउ वी डिस्कस द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ बडिंग इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। एग्जांपल इज द ईस्ट। तो फर्स्ट एग्जांपल इज ईस्ट, that is the unicellular
फंगस। ईस्ट हमारी यूनिसेलुलर फंगस होती है जिसमें हमारा नॉर्मल बडिंग की प्रोसेस होती है। क्या होगा, सबसे पहले ये हमारा ईस्ट है, दैट इज द यूनिसेलुलर फंगस ईस्ट, ठीक है ना। तो सबसे पहले ईस्ट की आउटर सरफेस पर या ईस्ट की सेल के ऊपर एक आउटग्रोथ का डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है, दैट इज द बड। इसी को हम क्या कहेंगे बेटा, बड कहेंगे, दैट इज द पेरेंट सेल। ये हमारी पेरेंट सेल है और ये हमारी बड का फॉर्मेशन हो रहा है। लेकिन यहां पर अगर बात करते हैं हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, तो न्यूक्लियस का होना सेल्स में बहुत जरूरी होता है। अगर ये बड हमारी न्यू सेल में डेवलप हो रही है तो इसको भी एक न्यूक्लियस की नीड होगी। तो जब हमारी बड का फॉर्मेशन होता है, सेम टाइम पर हमारा न्यूक्लियस भी डिवीजन करना स्टार्ट कर देता है। तो यहां पर पेरेंट क्या करेगा, सबसे पहले न्यूक्लियर डिवीजन शो करेगा। तो यहां पर न्यूक्लियर डिवीजन होना स्टार्ट हो जाएगा और बड हमारी क्या होगी, डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगी। बड जब हमारी फुल्ली डेवलप हो जाती है, इस केस में हमारा न्यूक्लियस का भी डिवीजन कंप्लीट हो जाता है और एक न्यूक्लियस हमारा डिवीजन करने के बाद इट रीच टू द बड एंड द सेकेंड रिमेन टू द सेल, पेरेंट सेल। तो आप देख रहे हैं बेटा, यहाँ पर न्यूक्लियर डिवीजन होना स्टार्ट हुआ था, न्यूक्लियस का डिवीजन होना स्टार्ट हुआ था, बड हमारी डेवलप हो रही है और जब हमारी बड फुल्ली डेवलप हो जाती है, इस केस में हमारा न्यूक्लियर डिवीजन करने के बाद ये न्यूक्लियस हमारा ट्रांसफर कर दिया जाता है टू द बड। ये आपके बड में ट्रांसफर कर दिया जाता है, ठीक है। अब अगर नेक्स्ट कंडीशन देखें तो यहां पर बड के ऊपर फिर से एक नई बड का डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। ये हमारा पेरेंट में न्यूक्लियस है, यहां पर न्यूक्लियस फर्दर आपका डिवीजन करने लगेगा और एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस हो जाएंगे और ये न्यूक्लियस फिर से हमारा नेक्स्ट सेल में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो इस टाइप से हमारा देखते हैं कि ईस्ट में बर्ड्स के ऊपर कई सारी बर्ड्स का डेवलपमेंट होता जाता है और सभी में अपना अपना न्यूक्लियस क्या होता है बेटा, प्रेजेंट होता है। तो आप देख रहे हैं बेटा, यहाँ पर कई सारी बर्ड्स बनती हुई चली जाती हैं और डिवीजन की प्रोसेस आपकी सेम रहती है। मतलब यहाँ पेरेंट्स का डिवीजन करने के बाद न्यूक्लियस पेरेंट्स में चला गया, इसमें डिवीजन होगा तो नेक्स्ट में आपका न्यूक्लियस ट्रांसफर कर दिया जाएगा, इसमें फिर न्यूक्लियर डिवीजन होगा तो सेकंड न्यूक्लियस फॉर्म होगा, वो नेक्स्ट आपके बर्ड में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इस टाइप से आप देखेंगे कि हमारी बर्ड्स का फॉर्मेशन होता हुआ चला जाता है और एक हमारी ईस्ट की सेल से कई हमारी बर्ड्स बनकर तैयार हो जाती हैं, जो कि मैचुरेशन के बाद पेरेंट बॉडी से डिटैच होती हुई चली जाएंगी और ये फिर से माइसेलियम में या फिर अपना डेवलपमेंट करना स्टार्ट कर देंगी। ये हमारा सीडो माइसेलियम कहलाता है, क्योंकि ये हमारे फॉल्स हमारे माइसेलियम के फॉर्म होते हैं। ये हमारा ट्रू चेन लाइक स्ट्रक्चर नहीं होता है, बर्ड्स धीरे धीरे अलग होती जाएंगी और एक दूसरे से सेपरेट होते हुए चले जाते हैं। तो दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ द ईस्ट दैट शो द बडिंग प्रोसेस। तो ये हमारा हो जाता है बेटा बडिंग की प्रोसेस ईस्ट में। सेकंड में अगर हम बात करते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की, तो यहाँ पर हमारी दो कंडीशन दी हुई हैं, एक्सोजेनस एंड द एंडोजेनस। तो अगर हम एक्सोजेनस का एग्जांपल लेकर चलते हैं, सेकंड एग्जांपल इज एक्सोजेनस और एक्सटर्नल बडिंग। The example of exogenous or external budding is हाइड्रा। हाइड्रा में बड का फॉर्मेशन आउटर सरफेस पर होता है, दैट मीन हाइड्रा शो द एक्सोजेनस और एक्सटर्नल बडिंग। क्या होगा, सबसे पहले अगर हम हाइड्रा को देखें, दैट इज द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू द फाइलम सिलेंट्रेटा। ये सिलेंट्रेटा फाइलम का मेंबर है जिसमें ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इसके टेंटिकल्स कहलाते हैं और ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, इस हाइड्रा की बॉडी की किसी भी रीजन में एक आउटग्रोथ का डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। सपोज कीजिए यहां से एक आउटग्रोथ बनना स्टार्ट हो जाती है, ये है हमारी आउटग्रोथ। जैसा कि मैंने बात की कहा अभी कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में कुछ ऐसी सेल्स होती हैं जो कि दूसरी सेल्स में चेंज होने की कैपेबिलिटी रखती हैं, जिनको टोटिपोटेंट सेल, अमीगोसाइट्स या फिर आर्कियोसाइट्स कहा था। तो
तो यहाँ पर जो आर्कियोसाइट्स या टोटिपोटेंट सेल या अमीबोसाइट सेल्स होती हैं, ये आपके क्या करती है, रिपीटेड क्या करती है, सेल डिवीजन करती रहती हैं, जिसकी वजह से ये धीरे धीरे हमारा जो प्रोजेक्शन है ये हमारा ग्रोथ करने लगता है। और जब ये ग्रोथ करता है तो यहाँ पर ये बड का फॉर्मेशन जो है कंटिन्यू होता रहेगा और बड हमारा डेवलप होने लगेगा, ग्रोथ करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है ना। और धीरे धीरे करके ये जो आपकी बड है ये आपका फाइनली पेरेंट्स के ऑर्गेनाइजेशन के शेप को ऑब्टेन करना स्टार्ट कर देगा और फाइनली ये भी क्या होगा, एक छोटे से हाइड्रा में चेंज हो जाएगा, जिसमें उसके खुद के टेंटिकल्स और बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। जब ये फुल्ली आपका मैच्योर्ड हो जाता है, जब ये हमारी बर्ड फुल्ली डेवलप हो जाती है ना न्यू ऑर्गेनिज्म, जब ये न्यू ऑर्गेनिज्म में हमारी डेवलप हो गई, फाइनली दिस न्यू ऑर्गेनिज्म सेपरेट फ्रॉम द पेरेंट बॉडी और फाइनली क्या हो गया बेटा, मदर बॉडी से ये हमारा जो डॉटर हाइड्रा है ये आपका सेपरेट हो जाएगा और अपनी इंडिविजुअल लाइफ स्पेंड करना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं आपकी न्यू जो बेबी अमीबा हाइड्रा है डेवलप फ्रॉम द बर्ड, दिस प्रोसेस नोन एज द एक्सोजेनस और एक्सटर्नल बडिंग। क्लियर हो गया बेटा। सबसे पहले आउटर सरफेस पर एक आउटग्रोथ का डेवलपमेंट होना स्टार्ट हुआ और उस आउटग्रोथ में जो सेल्स हमारे इन्वॉल्व या पार्टिसिपेट करती हैं, दे आर आर्कियोसाइट, टोटिपोटेंट सेल और द अमीबोसाइट्स। इन्होंने लगातार डिवीजन किया और कई सारी सेल्स बनाई और वो सभी सेल्स में ये चेंज हो गई जो कि इसकी बॉडी के ऑर्गेनाइजेशन के लिए जरूरी होती है। जब सभी सेल्स यहाँ पर बॉडी के ऑर्गेनाइजेशन की यहाँ पर आ जाती हैं तो ये फिर से इस बट को एक बेबी हाइड्रा में चेंज कर देती हैं और जब ये पूरी तरीके से मैच्योर्ड हो जाता है तब ये फाइनली अपनी मदर बॉडी से डिटैच होकर अपनी लाइफ स्पेंड करना स्टार्ट कर देता है। तो दिस प्रोसेस नोन एज द एक्सोजेनस और एक्सटर्नल बडिंग। क्लियर है बेटा। नाउ द अनदर एग्जांपल ऑफ बडिंग इज एंडोजेनस और इंटरनल बडिंग। अगर हमारे बर्ड्स का फॉर्मेशन बॉडी के इंटरनल सरफेस पर हो रहा है तो उस केस में जो प्रोसेस होती है दैट इज नोन एज द एंडोजेनस और इंटरनल बडिंग। इसका एग्जांपल हमारा हो जाता है एग्जांपल दैट इज फाउंड इन स्पॉन्ज। स्पॉन्ज दैट बिलोंग द फाइलम पोरिफेरा, दैट इज द फर्स्ट फाइलम ऑफ किंगडम एनिमेलिया। तो स्पॉन्ज हमारे क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म होते हैं। हमें मालूम बडिंग की प्रोसेस क्या होती है, सिंपलेस्ट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है। ये हमारे कॉम्प्लिकेटेड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में एब्सेंट होती हैं। तो जितनी भी आपकी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस अगर आपकी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में है, दीज ऑल आर फाउंड इन द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल ले लिया स्पॉन्ज का। स्पॉन्ज आपने 9th में स्टडी किया कि स्पॉन्ज हमारे क्या होते हैं, कुछ इस टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं जिनके ऊपर एक लार्ज साइज पोर पाया जाता है जिसको ऑसिकुलम कहते हैं। इस पर कई सारे पोर्स लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, दैट इज द ऑस्टिया। इनकी पूरी बॉडी पर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, इसलिए इन्हें पॉलीफेरा कहा जाता है, पोर्स बियरिंग बॉडी। तो ये आपके स्पॉन्ज का एक क्या है, स्ट्रक्चर है। ये इसके स्पाइन्स हैं जो कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए होते हैं। ये सब हमने 9th में स्टडी किया था। इसमें स्पॉन्ज में अगर हम बडिंग की प्रोसेस देखते हैं तो ये एक्सटर्नल सरफेस पर बडिंग की प्रोसेस नहीं होती है, इसके इंटरनल सरफेस पर बड की आपकी क्या होती है, डेवलपमेंट होता है। अगर इसका हम ट्रांसफर सेक्शन कट करके देखें तो दैट इज डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। ये आपका डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म होता है, मींस इट कंसिस्ट ऑफ 2 जर्म लेयर। इसकी बॉडी के ऑर्गेनाइजेशन में केवल 2 लेयर्स प्रेजेंट होती है, एक्सटर्नल लेयर एंड द इंटरनल लेयर। तो अगर हम स्पॉन्ज में देखते हैं बर्ड्स का फॉर्मेशन कहाँ होगा, तो बर्ड्स का फॉर्मेशन सेम रहेगा, मींस आर्कियोसाइट्स या टोटिपोटेंट सेल या फिर आपके अमीबोसाइट्स। ये सेल रिपीटेड डिवीजन करने के बाद उन सब सेल्स का डेवलपमेंट करती हैं जो कि उस ऑर्गेनिज्म के बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जरूरी होती है। तो यहाँ भी सेम प्रोसेस हो रही है, लेकिन यहाँ पर जो बर्ड्स का फॉर्मेशन हो रहा है दैट इज द
ग्रो इनसाइड द ऑर्गेनिज्म। देख रहे हैं ये आप कि बॉडी की जो इंटरनल सरफेस है उस पर आपकी छोटी छोटी बर्ड्स का डेवलपमेंट होता है। अब ये बर्ड्स नहीं कहलाती हैं, इंटरनल बर्ड्स को हम कहते हैं गैम्यूल्स। तो दीज आर नोन एज द गैम्यूल्स। इन बर्ड्स को हम बर्ड्स ना कहकर क्या कहते हैं बेटा, गैम्यूल्स कहते हैं। जब ये फाइनली आपकी फुल्ली डेवलप हो जाती हैं तो ये बीच में इसमें एक ये कैविटी लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें वाटर फिल्ड होता है। इसमें ये क्या कर दी जाती है बेटा, सेपरेट कर दी जाती हैं। और स्पॉन्ज क्या करता है, कुछ हर एक टाइम इंटरवल के बाद इसके अंदर जो ये वाटर भरा हुआ है इसको ये क्या करता है, बाहर निकालता है। तो जब ये अपने अंदर भरा हुआ वाटर को बाहर ये क्या करता है, निकालता है, तो सेम टाइम पर ये आपकी जो बर्ड्स है ये भी बाहर निकल कर आ जाती हैं और जहां भी ये गिरती हैं वहां पर ये ग्रो करना स्टार्ट कर देती हैं, जिसकी वजह से आपका एक न्यू बेबी स्पॉन्ज बनकर तैयार हो जाता है। तो आप देख रहे हैं कि बर्ड्स का फॉर्मेशन पहले तो क्या हो रहा है, इंटरनल सरफेस पर हो रहा है जिनको हमने गैम्यूल्स कहा है। जब ये गैम्यूल्स पूरी तरीके से फुल्ली डेवलप्ड हो जाते हैं, डिटैच फ्रॉम द इंटरनल सरफेस, जो आपका इंटरनल सरफेस पर आपका वाटर फिल्ड है उससे ये क्या कर दिया जाएगा, वाटर के साथ ही ये क्या कर दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा बॉडी से, ठीक है ना। और ये जहां भी आपकी बर्ड्स सरफेस पर आती हैं वहां पर ये क्या करती हैं, अपना इंडिविजुअल लाइफ स्पेंड करना स्टार्ट कर देती हैं, मीन दे ग्रो इनटू द न्यू स्पॉन्ज। तो ये आपके एग्जांपल हो जाते हैं बर्ड्स के। तो आई होप बेटा आपके सभी ये जो एग्जांपल्स थे क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट्स होता है तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं, मैं उनको सॉल्यूशन करने की पूरी कोशिश करूंगा। ओके बेटा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।